नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये है जमीन से संबंधित, यानी कि भूमि का सुधार कैसे हुआ। भूमि के सुधार के आगे फिर हम पढ़ेंगे कि भूमि कितने प्रकार की होती है, इसकी रजिस्ट्री कैसे होती है, दाखिल खारिज, ये पूरा डिटेल हम अब समझेंगे। तो लगभग 10-12 वीडियो में आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि आखिर भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अंग्रेजों का जो शासन था भारत के आज़ादी के पहले, उन लोगों ने यहाँ की भू व्यवस्था को एकदम उथल पुथल कर दिया था, एकदम गड़बड़ कर दिया था। इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो भूमि में सुधार कैसे हो, इसका कार्यक्रम चलाया गया। तो पहले हम ये समझेंगे कि आखिर अंग्रेजों का क्या सिस्टम था, ये लोग कैसे लगान लेते थे और किस प्रकार से फसल उपजाते थे, क्या क्या पूरी प्रक्रिया। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, छोटा सा ही वीडियो है, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। हमने यहाँ पर जो लिखा है आप इसको अभी ध्यान मत दीजिए, अभी हम आपको जो समझाएंगे पहले उसे देखिए, फिर मैं जब कहूँगा कि अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तभी ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब अंग्रेज भारत में आए तो उनका उद्देश्य ये था कि हम व्यापार करके अत्यधिक लाभ कमाएंगे। उनका उद्देश्य यहाँ पर शासन करना नहीं था, केवल व्यापार करना था। तो हम आपको 3 तिथियां लिख कर दिखाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, वहां से आप समझेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। 1757 से 1858 तक का एक चरण है, उसके बाद फिर 1858 से लेकर के 1947 तक का ये दूसरा चरण है। देखिए, 1757 के पहले तक अंग्रेज की मंशा केवल ये थी कि हम भारत में व्यापार करेंगे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। 1757 में एक युद्ध होता है अंग्रेजों के और भारतीयों के बीच में। उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध या प्लासी की लड़ाई। तो 1757 में जब प्लासी की लड़ाई होती है तो इस प्लासी की लड़ाई को अंग्रेज जीत जाते हैं। जब अंग्रेज जीत लेते हैं तो उनका हौसला बुलंद होता है। उसके बाद 1757 के बाद एक और घटना घटती है, उसका नाम है बक्सर का युद्ध। वो घटना होती है 1764 में। तो 1757 प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने जीता, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों ने जीता। जब ये दोनों युद्ध अंग्रेज जीत गए तब उनकी मंशा यहाँ पर शासन करने की हुई और वह द्वैध शासन प्रणाली के तहत दीवानी पूरी बंगाल उड़ीसा प्रांत की संभाल लिए। अब इसके तहत वो लोग भारत में कृषि पर नया एक्सपेरिमेंट किए। अब उनका एक्सपेरिमेंट का टारगेट केवल ये था कि हम अत्यधिक लाभ कमा सकें। उनका जो यहाँ पे सुधार करने का या कोई नया काम करने का पर्पस ये नहीं था कि यहाँ के लोगों की स्थितियां सुधरे, उनका उद्देश्य केवल अपना था। तो बंगाल में ही वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर था, उसने वहां पर भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की, यानी सबसे पहले किस प्रकार से जमीन से कर लिया जाए किसानों से, इसकी व्यवस्था उसने करी बंगाल में। इसके पहले रॉबर्ट क्लाइव जो है वो एक साल के लिए ठेके पर देता था लगान वसूलने के लिए, यानी कि एक संभ्रांत व्यक्ति को पकड़ता था जो उस क्षेत्र के जो संभ्रांत हैं, प्रतिष्ठित हैं, उनको 1 साल का ठेका देता था कि आपको इतनी जमीन का मैं एक तरह से मालिक बना रहा हूं, ठेकेदार बना रहा हूं, जितनी भी फसल होगी उसमें से कर के रूप में, लगान के रूप में आप हमको देंगे, यानी कि सरकार को देंगे, और शेष कुछ अपने पास रखेंगे। तो वो सिस्टम बनाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने इस सिस्टम को 5 साल के लिए कर दिया। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस सिस्टम को 10 साल के लिए कर दिया 1793 में। तो जब 10 वर्ष के लिए कर दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और फिर उसके बाद इसी को वो अस्थाई कर दिया। इसी का नाम है अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था, ये तीनों व्यवस्थाएं वास्तव में किसानों से किस प्रकार से कर लिया जाए इसके लिए थी। और ये तीनों व्यवस्थाएं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में थी, यानी कि पूरे भारत में जहां जहां अंग्रेजों का शासन था, उन लोगों ने 3 तरह के नियम बनाए थे कि हम किस तरह से यहाँ पर लगान वसूलेंगे। एक क्षेत्र में एक ही नियम था, 2 नियम एक ही क्षेत्र में नहीं थे। कहने का मतलब कि पूरे ब्रिटिश प्रांत में 3 तरह के नियम थे, जिन नियमों के तहत वो लगान वसूलते थे। तो 1757 से 1858 तक इस तरह का कार्यक्रम चला है। 1858 के पहले 1857 में एक क्रांति हुई जो बहुत चर्चित है, जिसका नाम है 1857 की क्रांति।
1857 की क्रांति अंग्रेज और भारतीयों के बीच में हुई, जिसमें भारतीय लोग पराजित हुए और अंग्रेज बहुत जोर शोर से दमखम दिखाए और विजयी हुए। तो जब 1857 में अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को समाप्त कर दिया तो पूरी तरह से वो भारत में शासन करने लगे। तो 1858 के पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन देखती थी, जो कि व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। वही पूरा रेगुलेशन नियम बनाती थी, सब कुछ, लगान कैसे वसूला जाए, किस प्रकार से फसल कौन सी बोई जाए, जमीन का निर्धारण कैसे हो, इसका निर्धारण ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। लेकिन 1858 में जब अंग्रेज 1857 की क्रांति को दबा दिए तो पूरी तरह से यहाँ का शासन इंग्लैंड के हाथों में आ गया और इंग्लैंड से यहाँ का शासन चलने लगा। और गवर्नर के रूप में यहाँ पर, जैसे आज राज्यपाल होते हैं, वैसे ही गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में होते थे। तो 1947 में जब भारत आजाद हो गया, तब उसके बाद वास्तविक रूप से भूमि का सुधार कैसे हो, ये कार्यक्रम चलाया गया। इसका उद्देश्य था कि हम भूमि का उचित वितरण करें, न किसी को ज्यादा दें न किसी को कम दें, और भूमि का अत्यधिक उपयोग कर सकें और फालतू जमीन न पड़ी रहे। तो ये सब हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम 1947 तक, 57 से 47 तक अंग्रेज किस तरह का टैक्स वसूलते थे और क्या क्या विसंगतियां पैदा हो गई थी हमारे कृषि में, हमारे जमीनों में, हमारी भूमि में, इसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, जो भू राजस्व की प्रणाली थी अंग्रेजों की, वो पूरे भारत में एक जैसी नहीं थी, बल्कि उन लोगों ने 3 तरह की व्यवस्थाएं बनाई थी। पहली व्यवस्था का नाम है अस्थाई बंदोबस्त। तो हम एक एक करके समझते हैं। अस्थाई बंदोबस्त का एक और नाम था जमींदारी बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त कहिए या जमींदारी बंदोबस्त कहिए। इस व्यवस्था का संस्थापक था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में उसने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत करी। इसके तहत होता क्या था, पहले तो ये समझिए कि क्षेत्र इसका कहां कहां था, यानी अस्थाई बंदोबस्त कहां कहां चालू था। तो कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में चालू था, उड़ीसा में, बिहार में और अपने उत्तर प्रदेश में। तो इतने क्षेत्रों में यह अस्थाई बंदोबस्त था। और इस अस्थाई बंदोबस्त में होता क्या था, पहले आप ये समझिए। देखिए, जब वारेन हेस्टिंग्स ने ठेकेदारी की व्यवस्था शुरू की थी लगान वसूलने के लिए, तो उसी ठेकेदारी को ही कॉर्नवालिस ने अस्थाई कर दिया। इसका मतलब कि जिन क्षेत्रों में ठेकेदारी के तहत लगान वसूला जाता है, वो अब ठेकेदारी के ही तहत वसूला जाएगा। इसको हम अस्थाई बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम अस्थाई बंदोबस्त रखा गया। इसमें होता क्या था कि जो वहां के जमींदार, मतलब जो वहां के बहुत बड़े बड़े लोग होते थे और जो पैसे वाले थे, जिनका प्रभुत्व ज्यादा था, वो बोली लगाते थे। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग इकट्ठे होते थे और सरकार बोली लगाती थी कि मैं इतना क्षेत्र की जमींदारी किसी को सौंपना चाहता हूं, ठेकेदारी किसी को सौंपना चाहता हूं, जो अधिक दाम देगा सरकार को ठेका लेने के लिए, उसको यहां की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब ठेकेदारी की व्यवस्था है तो जो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति होगा और वो ठेकेदारी करना चाहता है, उसी को मिलेगा, क्योंकि वो बोली ज्यादा लगाएगा, ज्यादा पैसा देगा। तो इस तरह से बोली लगा करके एक ठेका दिया जाता था, और जब ठेका जिसको मिल जाता था तो उस ठेकेदार को यहाँ पर जमींदार कहा गया। और जमींदार क्या होता था कि उस पूरे क्षेत्र की जमीन का मालिक हो जाता था, और उस क्षेत्र में जहां की जमीन का वो मालिक हुआ, वहां के किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाते थे, यानी वो मजदूर की तरह कार्य करते थे और उन्हीं खेत का ये जमींदार मालिक बन जाता था। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लगान किस तरह से वसूला जाएगा, इसका कोई निर्धारण नहीं किया गया था, यानी अनिश्चित थी। सिर्फ सरकार ने ये कहा था कि ठेकेदार साहब, आप जितना भी वसूलेंगे उसका 89% सरकार के खजाने में जमा करेंगे और 11% आप रख लेंगे। तो जरा सोचिए कि अगर 100 केजी गेहूं का उत्पादन हुआ और लगान की दर निश्चित नहीं है कि 20% लिया जाएगा कि 30% की 50%, तो यकीनन
मनमानी तो करेंगे ही ठेकेदार, क्योंकि वो पैसा दे करके ठेका लिए हैं, तो उनका लाभ, उनका मतलब टारगेट क्या होगा कि हम अधिक से अधिक मुनाफा वसूल सकें। तो अब कितना लिया जाता था ये कोई सहज ही समझ सकता है उस जमाने में, जहां न कोई नियम था, न कानून था, न कोई शासन था, न कोई संविधान था। तो अगर मैं मोटा मोटा भी मान लूं कि मान लीजिए कि 50 केजी ही वसूल लिया गया किसानों से, तो इस 50 केजी का 89%, तो चलिए 90% करके हम निकाल लेते हैं। तो 90 गुणित 50, 9 पचे 45, तो लगभग 44-45 केजी चावल गेहूं जो भी है टैक्स के रूप में अनाज ही दिया जाता था, जो पैदा होता था, पैसा तो दिया नहीं जाता था। तो 100 केजी में 45 केजी सरकार के खजाने में चला गया, 5 केजी जो बचा वो ठेकेदार ने ले लिया, बाकी जो बचा वो किसान ने लिया। मैं आपको एक मोटा मोटा नमूना दिया हूं, लेकिन इससे ज्यादा ही वसूला जाता था। तो इस तरह से जमींदारी व्यवस्था में यानी अस्थायी बंदोबस्त में 89% टैक्स का वसूला गया भाग में से 89% सरकार लेती थी और 11% जमींदार लेते थे, ठेकेदार लेते थे। और यह व्यवस्था पूरे भारत के 19% क्षेत्र में लागू थी। अब देखिए, ये जो अस्थायी बंदोबस्त है इसका दुष्परिणाम बहुत हुआ। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि किसान अपने ही खेत में मजदूर बन गया और मनमानी उससे लगान वसूला जाने लगा, है ना। तो आगे चल करके यही किसान आंदोलन करेंगे और यही जमींदार जो इन्हीं से वसूल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये जमींदार अंग्रेज नहीं थे, ये जमींदार यहीं के अपने ही लोग थे। यही जमींदार जब 1857 की क्रांति होगी ना, तो ये अंग्रेजों का साथ देंगे। यहां अपने ही लोगों का शोषण कर रहे हैं, ये चूस रहे हैं ठेकेदारी लेकर के। और जब 57 की क्रांति होती है तो यही अंग्रेज का साथ भी देते हैं और 1857 की क्रांति अंग्रेज पूरी तरह से कुचल देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बुरा नहीं लगनी चाहिए किसी को, ये मैं इतिहास की और एथेंटिक बात बता रहा हूं। देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें और हैं इसी में अस्थायी बंदोबस्त में। एक है सूर्यास्त का नियम। आप लोगों ने इतिहास में खूब सुना होगा सूर्यास्त का नियम, ये क्या है तो समझिए। एक तारीख निश्चित की जाती थी, जैसे मान लीजिए महीने की 20 तारीख को निश्चित कर दिया गया कि जितने जमींदारों को जिन जिन क्षेत्रों की जमींदारी दी गई है वो सब सूर्य अस्त होने के पहले सरकार के खजाने में वसूला गया लगान जमा करें। तो जो जो जमींदार किसानों से वसूल चुके हैं टैक्स के रूप में पूरा अनाज, वो सरकार के खजाने में 20 तारीख को सूर्य डूबने के पहले जमा करें। अगर सूर्य डूब गया और वो नहीं जमा कर पाए तो उनकी जमींदारी को सरकार समाप्त कर देती थी और उनके स्थान पे दूसरा जमींदार उसी क्षेत्र के लिए आ जाता था। तो इसको कहा गया सूर्यास्त का नियम। तो सूर्यास्त का नियम किस पर लागू था? अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों पर लागू था। अब देखिए, इसी में एक और था बेदखली हम इसको कह सकते हैं, बेदखली का नियम। और यह नियम किसानों पर लागू था। सूर्यास्त का नियम जमींदारों पर लागू था जो टैक्स वसूलते थे, बेदखली का नियम किसानों पर लागू था जो टैक्स जमा करते थे। इसमें भी एक निश्चित तारीख, मान लीजिए 20 तारीख ही निश्चित कर दिया गया कि 20 तारीख को आपको सभी लोगों को अपना अपना टैक्स जमा करना है, लगान जमा करनी है। मान लीजिए किसी कारणवश कोई किसान नहीं जमा कर सका, क्योंकि सब कुछ डिपेंड था उसके अनाज से ही। वो बीमार होता था तो अनाज बेचकर ही अपना इलाज करवाता था, कुछ और लेना हुआ तो अनाज बेचकर ही वो लेता था, उसको कपड़ा भी खरीदना हुआ, शादी करनी हुई, कुछ भी करना हुआ अनाज से ही होता था यकीनन, क्योंकि फैक्ट्रियां तो थी नहीं, नौकरी तो कोई करता नहीं था कि उसको वेतन मिलेगा। तो हो सकता है कि किसी कारणवश कोई किसान अनाज टैक्स के रूप में जमा न कर पाए, उसके घर में ना हो, खाने के लिए भी ना हो। तो इसमें क्या था कि जमींदारों को ये अधिकार दिया गया था कि वो जमींदार जो किसान टैक्स नहीं जमा कर पाए हैं निश्चित तारीख को उन किसानों की वो जमीन छीन ले, यानी उनको जमीन से बेदखल कर दे, ये नियम था। तो ध्यान रखिए, जमीन से बेदखल करने का अधिकार अंग्रेजों ने इन जमींदारों को ही दे रखा था। तो ये 2 महत्वपूर्ण नियम थे इस अस्थाई बंदोबस्त में।
और भारत के 19% क्षेत्रों में ये लागू थी। एक दूसरा सिस्टम था जिसे बोलते हैं रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। इसमें थोड़ा सा रैयत किया गया, जैसा कि नाम से ही लग रहा है ना कि रैयत मतलब थोड़ी सी राहत दी गई थी। इसमें हुआ क्या कि इसमें जो जमींदार थे यहां पर, उन जमींदारों को यहां पर समाप्त कर दिया गया, यानी कि जमींदारी की व्यवस्था यहां पर लागू नहीं थी। यहां पर जो किसान फसल उपजाता था, फसल उपजाने के बाद जो भी सरकार को टैक्स जमा करना होता था वो डायरेक्ट जाकर जमा करता था। कोई यहाँ पे मीडिएटर नहीं था, बिचवाई का काम नहीं करता था। इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर रियायत दी गई थी सरकार के द्वारा। अब देखिए, इसके संस्थापक थे कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो, और यह भारत के मद्रास में लागू था, बंबई में लागू था, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में और आसाम में। तो कर्नाटक में रैयतवाड़ी भी कुछ क्षेत्रों में लागू थी व्यवस्था, और अस्थाई बंदोबस्त भी लागू था। और यह पूरे भारत के 51% क्षेत्र में लागू था, यानी सबसे अधिक क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू थी। और इसकी जो कर की दर है वो सबसे हाई लेवल की थी। तो रियायत क्या थी इसमें? रियायत ये थी कि किसान डायरेक्ट सरकार से संपर्क करते, डायरेक्ट सरकार को टैक्स देते। इसमें बिचवई कोई नहीं था, जिसके कारण टैक्स के रूप में कोई बीच वाला नहीं खाता था। पहली रियायत थी। दूसरी बात, इसमें सरकार एक टाइम मांगती थी। वो कहती थी आप अपने से बता दीजिए कि आप कब जमा करेंगे। यहां पर सरकार निश्चित करती थी समय, सरकार का मतलब जमींदार निश्चित करते थे कि फला तारीख को आपको जमा करना है। यहां पर सरकार किसानों पर छोड़ दी थी कि आप बताइए कि आप कब जमा कर पाएंगे। तो किसान सोच विचार करके बताता था कि हम फला तारीख को जमा करेंगे। जैसे मान लीजिए किसान ने कह दिया कि हम 20 तारीख को जमा करेंगे, तो सरकार बोलती थी नहीं नहीं, चलिए हम आपको 5 दिन और दे देते हैं और रियायत दे देते हैं, आप 25 तारीख को जमा करिए। लेकिन ध्यान रहे 25 तारीख तक आप जमा कर दीजिएगा। अगर आप 25 तारीख तक जमा नहीं करेंगे तब आप पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होगी? वही जमीन छीन ली जाएगी। तो इसके तहत थोड़ा सा यहाँ पे रियायत थी। सरकार के डायरेक्ट खजाने में किसान जमा करते थे और अपने हिसाब से जमा करते थे। मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि 25 को ना भी हो, तब भी वो रिक्वेस्ट करके या कह सुन करके कुछ और ले लेते थे समय, लेकिन लगान की दर सबसे ज्यादा थी। इसीलिए सरकार को भी टेंशन नहीं थी कि चलो देर से ही सही, लेकिन दे तो रहा है ना, ज्यादा दे रहा है, अच्छी बात है। तो ये रैयत थी इसमें, लेकिन कर ज्यादा था। इसका दुष्परिणाम सबसे खतरनाक हुआ। नाम तो इसका रैयत है, लेकिन दुष्परिणाम सबसे ज्यादा इसका हुआ। क्या हुआ इसमें? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब कर की दर बहुत ज्यादा है, 55% का मतलब समझते हैं कि अगर 100 किलो गेहूं हुआ किसी खेत में, तो उसमें से 55 किलो गेहूं सरकार ले लेगी और 45 किलो ही गेहूं केवल किसान पाएंगे। और जो कर का निर्धारण था वो यहां पे निर्धारित नहीं किया गया था। मतलब ये तो निर्धारित था कि 55% ही लेंगे, लेकिन मान लीजिए कि कहीं फसल कम हुई, कहीं ज्यादा हो गई, तो जहां ज्यादा हो गई वहां तो ठीक है, लेकिन सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, या बीज में कीटाणु लग गए, बीज नष्ट हो गई, फसल कम हुई, तब भी उतना ही वसूला जाएगा। अगर किसी किसान को खाने तक के लिए भी नहीं हुआ है, मान लीजिए कि कोई किसान साल भर में अगर 100 किलो खाता है मोटे लेखा, और उसके यहां 80 किलो ही हुआ, तो 20 किलो तो ऑलरेडी कम हुआ है। अब इस 80 केजी में 55% के हिसाब से निकाल दीजिए, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 5 45, तो लगभग 45 केजी किसान ही सरकार ही ले लेगी। बचेगा जो वो किसान, तो वैसे भी उसके यहाँ खाने को कम था और उसने आधा से ज्यादा दे दिया, तो अब और कम बचा। तो क्या करता था किसान कि वो सोचता था कि जब हम सरकार को दे देंगे अनाज तो खाएंगे क्या। तो वो क्या करता था कि साहूकारों से कर्ज लेता था और कर्ज लेकर के लगान जमा करता था। अब यकीनन जो कर्ज लेकर के लगान जमा किया है और फसल खूब हो नहीं रही है, कोई अतिरिक्त कमाई नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि साहूकारों के चंगुल से कभी भी वो निकल नहीं पाएगा। तो इस तरह से जबरदस्त साहूकार लोग किसानों का शोषण करते थे, जिसके कारण किसान तंग आकर के अपना गांव छोड़ करके शहर की ओर पलायन करने लगे मजदूरी के लिए। तो इस तरह से भारत में जो संयुक्त परिवार की प्रथा चली आ रही थी वो यहीं से टूटना शुरू हो गई।
जो अभी तक 25 लोग 30 लोग परिवार में एक साथ रहते थे, कई भाई बहन दादा परदादा मिल करके, अब वो सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि अब कमाने के लिए लोग शहर जाने लगे और फिर वहीं शहर में विवाह कर लिया, बस गए, या फिर कमा कर आए भी तो वो संयुक्त परिवार में वो कैसे रहेंगे, दिक्कत होगी। जितना लाए हैं उनसे ज़्यादा वो दूसरों को उनको खिलाना पड़ेगा। ये सब के कारण लोग अकेले रहना पसंद करने लगे और संयुक्त परिवार की प्रथा टूट गई और साहूकारों का उदय यहाँ पे जबरदस्त हुआ। आगे चलकर फिर यही साहूकार किसान जमींदारों के बीच में संघर्ष का कारण बना। इसमें 30 वर्ष के लिए समीक्षा करने की बात कही गई थी कि हर 30 साल में हम समीक्षा करेंगे कि ये जो सिस्टम बनाया गया है सरकार का वो ठीक है कि नहीं, और अगर कम ठीक है तो उसमें क्या सुधार किया जाए। तो 30 वर्ष बाद इसकी समीक्षा करने की बात कही गई थी। तीसरी प्रकार की व्यवस्था थी महालवाड़ी भू व्यवस्था। महाल का मतलब होता है गांव। इसमें एक पूरे गांव को चुना जाता था और सरकार कहती थी कि ये पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि वो एक साथ जितना हुआ है उसमें से 30%, ये लिखा है ना कर, 30% कर जमा करेंगे, यानी किसान अपनी फसल का 30% कर सरकार को देंगे और यह जिम्मेदारी उस गांव के मुखिया को सौंप दी जाती थी। नाम तो था कि डायरेक्ट किसान ही देंगे, क्योंकि ये जो व्यवस्था थी ना महालवाड़ी, इस व्यवस्था में रैयतवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त दोनों की अच्छाइयों को इकट्ठा करके इसमें शामिल कर दिया गया था। इसीलिए इसमें कर की दर भी कम थी और इसमें पहली बार मानचित्र का भी प्रयोग हुआ था। ध्यान रखिएगा, मानचित्र के माध्यम से यह देखा गया कि कहां पर फसल ज्यादा हो रही है, कहां पे फसल कम हो रही है। ऊसर जमीन, बंजर जमीन, उपजाऊ जमीन सबको अलग किया गया महालवाड़ी व्यवस्था के तहत। तो ये कुछ ठीक थी, लेकिन इसमें भी शोषण हुआ किसानों का, क्योंकि जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दे दी गई कि हर किसान कैसे लाकर जमा करेगा, मुखिया जी आप ही वसूल लीजिए और पहुंचा दीजिए। तो मुखिया ही गांव के किसानों का खूब शोषण करने लगे और इस व्यवस्था के जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी थे और यह पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में यह व्यवस्था लागू थी और यह भारत के 30% क्षेत्रों में था। तो सबसे अधिक क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी 51%, उसके बाद दूसरे नंबर पे महालवाड़ी व्यवस्था थी और सबसे कम क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त था। तो आज हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश भारत में अंग्रेज किस तरह से लगान वसूलते थे। तो ये निष्कर्ष यही निकलता है कि जो लगान वसूलते थे उन लोगों का टारगेट केवल अधिक लाभ ही कमाना होता था, बाकी वो कोई ध्यान नहीं देते थे कि किस तरह से हम काम करें कि ये फसल का उत्पादन ज़्यादा हो और भूमि का प्रबंधन किया जाए, पानी की व्यवस्था की जाए अच्छी। इन पर ध्यान कम होता था, केवल वसूलने पर। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, मैं अगर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की बात करूं तो वहां पर इनके लिए एक कृषक अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी और वो कृषक अधिकारी सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर देते थे कि फसलें कैसे ज़्यादा हों, सिंचाई कैसे हो अच्छी। तो सिंचाई की व्यवस्था करवाते थे, फसल में कीटाणु रोग न लगे उनकी व्यवस्था करवाते थे वो, और फसल चक्र को अपनाते थे, किसानों को बताते थे कि इसके बाद ये बोइए तो ज़्यादा होगा, है ना। तो उनका ध्यान संरक्षण पर था, खेती में सुधार का था। हालांकि लगान वसूलते थे वो भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो संरक्षण भी करते थे। फिर उसके बाद ब्रिटिश प्रांत में जो कि आप देख रहे हैं, इसमें भी ध्यान था अधिकारियों का कि वो कृषि में उन्नति कैसे हो इस पर कार्य करें, लेकिन उनका ध्यान इस पर नहीं था, ध्यान केवल टैक्स वसूलने में था। तो इस तरह से 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो भारत के सामने दो सबसे बड़े संकट थे। पहला संकट तो ये था कि कैसे अपने देश के लोगों का पेट भरा जाए, क्योंकि भारत जो है ना वो खाने की चीज़ों में आत्मनिर्भर 1980 के दशक में हुआ है। उसके पहले भारत में इतना नहीं पैदा होता था कि भारत के पूरे लोग पेट भर भोजन कर सकें, बाहर से मंगाना पड़ता था। और 1947-50 में तो और भयावह स्थितियां थी। तो सबसे बड़ा संकट खाद्यान्न का था। इसीलिए पहली पंचवर्षीय योजना में ही सबसे बड़ा मुद्दा कृषि का था और पहली पंचवर्षीय योजना कृषि को ही समर्पित थी। तो उसी के तहत कृषि में सुधार के लिए कैसे कार्यक्रम हो उसकी पूरी रूपरेखा बनाई गई थी।
दूसरी समस्या थी प्रवासियों की, जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे, यहाँ से वहाँ गए थे, तो उनका किस तरह से सेटलमेंट किया जाए। दो समस्याएं थी। तो कृषि की जो समस्या थी और किस तरह से उस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कार्यक्रम चलाए, वो सब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।